पहला बड़ा हिस्सा है कि हम अपनी छवि और प्रतिष्ठा को कैसे संभालें। नियम नंबर 1 कहता है, मालिक से कभी आगे ना बढ़ें, नेवर आउटशाइन द मास्टर। हाँ। यानी जो आपसे ऊपर हैं उन्हें हमेशा ये महसूस कराएं कि वो आपसे बेहतर हैं। अपनी काबिलियत का ज्यादा दिखावा करना वो उनको असुरक्षित महसूस करा सकता है। और ये बात सीधे सीधे इंसानी फितरत से जुड़ी है, खासकर सत्ता के गलियारों में। जो लोग ऊंचे पदों पर होते हैं ना, उनमें असुरक्षा की भावना बहुत आसानी से आ सकती है। अच्छा। हाँ, अगर उन्हें लगेगा कि आप उनसे ज्यादा चमक रहे हैं तो वो आपको एक तरह का खतरा मान सकते हैं। इसी से जुड़ा एक और नियम है, नियम नंबर 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हाँ, ये दिलचस्प है। कम बोलने से क्या हासिल होता है, मतलब क्यों? किताब के अनुसार कम बोलने से आप ज्यादा रहस्यमय और ताकतवर नजर आते हैं। रहस्यमयी? हाँ। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो इस बात का खतरा बढ़ जाता है कि आप कोई ऐसी बात कह दें जिससे आपके इरादे जाहिर हो जाएं, या कोई ऐसी गलती कर बैठें जो आपकी छवि खराब कर दे। खामोशी आपको एक तरह का कंट्रोल देती है। लोग अंदाजा लगाते रहते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा। तो कम बोलो, रहस्यमयी लगो। और छवि की बात करें तो नियम 5 तो इसे सबसे ऊपर रखता है। प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अपने जीवन से सुरक्षित रखें। So much depends on reputation, guard it with your life. सही कहा, बिल्कुल। प्रतिष्ठा एक तरह की सामाजिक पूंजी है, सोशल करेंसी। ओ, सामाजिक पूंजी? किताब कहती है कि इसके दम पर आप लोगों में अपना दबदबा बना सकते हैं, उन्हें डरा सकते हैं और बिना लड़े ही जीत हासिल कर सकते हैं। इसलिए इस पर कोई आंच ना आने दें। और अगर जरूरत पड़े तो अपने दुश्मनों की प्रतिष्ठा पर हमला करके उन्हें कमजोर करें। ये दिखाता है कि शक्ति के खेल में छवि कितनी नाजुक और कितनी कीमती हो सकती है। और इसी से जुड़ा है नियम 6, जो कहता है हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। हाँ। यानी गुमनामी में न रहें, कुछ भी करें लेकिन लोगों की नजर में बने रहें। हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है नियम 1 के मुकाबले, है ना? हाँ, वही मैं सोच रहा था। एक तरफ मालिक के आगे नहीं बढ़ना, दूसरी तरफ ध्यान खींचना। लेकिन इसका मतलब शायद ये है कि आपको नजरअंदाज न किया जा सके। आपकी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए। किताब कहती है कि भीड़ से अलग दिखे, चाहे आपके कपड़े हों, आपका अंदाज हो या आपकी बातें। अच्छा। रहस्यमयी बने ताकि लोग आपके बारे में बात करें, क्योंकि जो दिखता नहीं उससे अहमियत नहीं मिलती। ये सब धारणा बनाने के तरीके हैं, मतलब परसेप्शन मैनेजमेंट। तो कुल मिलाकर पहला सबक यह है कि शक्ति के खेल में आपकी छवि और दूसरों की नजर में आप कैसे हैं, ये बेहद जरूरी है। असलियत चाहे जो भी हो, आपकी बनाई हुई छवि ज्यादा मायने रखती है, काफी हद तक। अब बात करते हैं दूसरों के साथ व्यवहार की। यहाँ नियम 2 काफी चौंकाने वाला है। दोस्तों पर कभी ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। ये तो दोस्ती की पूरी धारणा पर ही सवाल उठाता है। ये वाकई में असहज करने वाला नियम है। किताब का तर्क यह है कि दोस्त आसानी से आपसे जल सकते हैं। जल सकते हैं? क्यों? हाँ, ईर्ष्या में आकर आपको धोखा दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके करीब होते हैं, आपकी कमजोरियां जानते हैं। दूसरी तरफ एक पुराना दुश्मन जिसे आपने माफ करके या किसी तरह अपने साथ मिला लिया है, वो ज्यादा वफादार साबित हो सकता है। ज्यादा वफादार दुश्मन? हाँ। क्यों? क्योंकि उसे खुद को साबित करने की जरूरत महसूस होती है। वो आपकी उदारता का कर्जदार महसूस कर सकता है, ऐसा किताब का मानना है। ये तो रिश्तों को बहुत ही ठंडे और रणनीतिक नजरिए से देखना हुआ। मतलब भावनाओं की कोई जगह नहीं लगती। बिल्कुल, ये नियम भावनाओं से ज्यादा सत्ता के नफे नुकसान पर आधारित है। इसी तरह का एक और नियम है, नियम 7, दूसरों से काम करवाएं लेकिन श्रेय हमेशा खुद लें। हाँ, ये वाला, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। ये कहता है कि अपनी ताकत और असर दिखाने के लिए जरूरी है कि आप नतीजों का सहरा अपने सर बांधें। लेकिन ये तो सरासर नाइंसाफी लगती है। जो मेहनत कर रहा है उसे श्रेय क्यों नहीं मिलना चाहिए? किताब के नजरिए से देखें तो ये नाइंसाफी नहीं बल्कि स्मार्ट रणनीति है। स्मार्ट रणनीति? तर्क ये है कि आपकी छवि इस बात से बनती है कि आपने क्या हासिल किया, न कि इस बात से कि किसने आपकी मदद की। अगर आप दूसरों के काम का श्रेय लेते हैं तो आप ज्यादा काबिल और प्रभावशाली नजर आते हैं। इससे आपकी ऊर्जा भी बचती है, जो आप आगे की योजनाओं में लगा सकते हैं। किताब कहती है कि इतिहास अक्सर लीडर्स को याद रखता है, उनके सहायकों को नहीं। ये सुनने में बहुत स्वार्थी लगता है। और मदद मांगने का तरीका भी कुछ ऐसा ही है। नियम 13 कहता है, लोगों के स्वार्थ के लिए अपील करें, उनकी दया या कृतज्ञता के लिए कभी नहीं। हाँ,
ये नियम भी इंसानी स्वभाव की एक व्यवहारिक, शायद थोड़ी कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। कड़वी सच्चाई। किताब का मानना है कि लोग दूसरों की मदद करने के लिए तब ज्यादा तैयार होते हैं जब उन्हें लगता है कि इसमें उनका भी कोई फायदा है। दया, एहसान या दोस्ती की दुहाई देना उतना कारगर नहीं होता जितना ये बताना कि आपके काम से उन्हें क्या लाभ मिलेगा। ये सीधे सीधे लेन देन की बात है। तो इन नियमों का निचोड़ ये है कि दूसरों के साथ व्यवहार में भावनाओं को किनारे रखकर अपने फायदे और नतीजों पर ध्यान देना चाहिए। काफी काफी कड़वा सच है अगर ये सच है तो। ये निश्चित रूप से एक खास तरह का नजरिया है जो शायद सबको पसंद ना आए। अब आते हैं रणनीति और कार्रवाई पर। यहाँ भी कुछ कठोर नियम है। हाँ। नियम 3 है, अपने इरादे छिपाएं। कंसील योर इंटेंशंस, यानी लोगों को ये पता न चलने दें कि आप असल में क्या करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? पारदर्शिता अच्छी नहीं होती क्या? आजकल तो सब ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। इस किताब के हिसाब से शक्ति के खेल में पारदर्शिता आपको कमजोर बना सकती है। अगर आपके विरोधी या सहयोगी जानते हैं कि आपका अगला कदम क्या होगा, तो वो उसके लिए तैयार हो सकते हैं या आपके रास्ते में रुकावट डाल सकते हैं। अच्छा। लोगों को अंधेरे में रखने से आप उन्हें भ्रमित कर सकते हैं, गलत दिशा में भेज सकते हैं। जब तक उन्हें आपकी असली मंशा का पता चलता है, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है और आप अपना काम कर चुके होते हैं। ये आपको एक कदम आगे रखता है। ये तो शतरंज के खेल जैसा है जहां आप अपनी चालें छुपा कर रखते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। और फिर है नियम 9, अपने कार्यों से जीतें, तर्क से कभी नहीं। विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बहस करके किसी को अपनी बात मनवाने की कोशिश करना अक्सर बेकार होता है। हो सकता है आप बहस जीत जाए, लेकिन सामने वाले के मन में आपके लिए कड़वाहट पैदा हो सकती है। हाँ, होता है ऐसा। ऐसा करके दिखाएं जिससे आपकी बात अपने आप साबित हो जाए। अच्छा, मतलब एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल। जब लोग नतीजों को अपनी आंखों से देखते हैं तो वो बिना बहस किए सहमत हो जाते हैं। काम बोलता है, शब्द नहीं। ये बात तो काफी हद तक सही लगती है। ठोस नतीजे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। लेकिन अगला नियम, नियम 15, काफी डरावना है। अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दें। क्रश योर एनिमी टोटली। ये तो बहुत ही निर्मम बात है। हाँ, ये शायद सबसे विवादित नियमों में से एक है। इसका तर्क ये है कि अगर आप अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म नहीं करते, अगर उसमें जरा से भी जान बाकी रहती है, तो वो चिंगारी दोबारा आग बन सकती है। मतलब वो दुश्मन ठीक होकर, ताकत जुटाकर आपसे बदला लेने जरूर आएगा। इसलिए किताब सलाह देती है कि दुश्मन को सिर्फ हराना काफी नहीं है, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से इस तरह कुचल देना चाहिए कि वो फिर कभी आपके लिए खतरा ना बन सके। ये सत्ता संघर्ष की क्रूर सच्चाई को दिखाता है, जैसा कि किताब उसे देखती है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि शक्ति बनाए रखने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। इसी से जुड़ा एक और पहलू है हिम्मत दिखाने का। नियम 28 कहता है, साहस के साथ कार्रवाई करें। एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। बिल्कुल। ये नियम कहता है कि अगर आप किसी काम को लेकर दुविधा में हैं, हिचकिचा रहे हैं, तो उससे नहीं करें तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि आपकी हिचकिचाहट आपके काम में झलकेगी और नतीजा खराब होगा। डरपोक होना खतरनाक माना गया है। किताब का तर्क है कि हिम्मत से की गई गलती को और ज्यादा हिम्मत दिखाकर सुधारा जा सकता है। अच्छा। दुनिया बहादुर लोगों की तारीफ करती है, कायरों की नहीं। बोल्डनेस यानी निर्भीकता अपने आप में एक ताकत मानी गई है जो दूसरों को प्रभावित करती है और आपको आगे बढ़ाती है। तो रणनीति वाले हिस्से का सार ये है कि अपने इरादे छुपाओ, काम करके दिखाओ, दुश्मन को कोई मौका मत दो और जो भी करो पूरे साहस के साथ करो। काफी हद तक यही है। अब आखिर में कुछ नियम खुद को बचाने और एक तरह की भावनात्मक दूरी बनाए रखने पर जोर देते हैं। ओके। जैसे नियम 11, लोगों को खुद पर निर्भर रखना सीखें। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। यानी लोग आप पर इतने निर्भर हो जाएं कि वो आपको छोड़ ही नहीं सकें। ये तो हाँ। कुछ ऐसा ही। किताब कहती है कि असली आजादी तब मिलती है जब दूसरे आप पर निर्भर हों। अगर लोग अपनी खुशी, अपनी जरूरतें, अपनी तरक्की के लिए आप पर टिके रहेंगे, तो वो कभी आपके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। आपको हमेशा जरूरी और महत्वपूर्ण बने रहना होगा। ये निर्भरता आपकी शक्ति का स्रोत बन जाती है। ये भी एक तरह से नियंत्रण का ही तरीका है। लेकिन दूसरी तरफ नियम 18 चेतावनी देता है, अपनी सुरक्षा के लिए किले न बनाएं। अलगाव खतरनाक है। आइसोलेशन इज डेंजरस। ये थोड़ा अलग नहीं है?
ये दिलचस्प है ना? हाँ, एक तरफ निर्भरता बनाने की बात, दूसरी तरफ खुद को अलग थलग न करने की सलाह। नियम 18 का तर्क है कि खुद को सबसे काटकर एक किले में बंद हो जाना सुरक्षित लग सकता है, लेकिन असल में ये खतरनाक है। खतरनाक क्यों? अलगाव आपको जरूरी जानकारी से दूर कर देता है। आपको पता ही नहीं चलता कि बाहर क्या चल रहा है, आपके खिलाफ क्या साजिशें हो सकती हैं। आप आसान निशाना बन जाते हैं। इसलिए लोगों के बीच रहना, घुल मिल जाना ज्यादा सुरक्षित माना गया है। भीड़ आपको छुपा सकती है और आपको ताज़ा जानकारी मिलती रहती है। तो संतुलन बनाना जरूरी है। लोगों को खुद पर निर्भर भी रखो, लेकिन खुद समाज से कटकर मत रहो। और एक आखिरी नियम जिस पर हम बात करेंगे, नियम 20, किसी के प्रति प्रतिबद्ध ना हो। डू नॉट कमिट टू एनीवन। ये नियम सलाह देता है कि किसी एक पक्ष, गुट या व्यक्ति के साथ पूरी तरह से जुड़ जाना आपकी शक्ति को सीमित कर सकता है। कैसे? अगर आप किसी के प्रति पूरी तरह वफादार हो जाते हैं तो आप अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। किताब कहती है कि मूर्ख लोग जल्दी से किसी का पक्ष ले लेते हैं। समझदार खिलाड़ी अपनी आज़ादी बनाए रखते हैं ताकि वो स्थिति के हिसाब से अपना पाला बदल सकें या दोनों पक्षों से फायदा उठा सकें। अच्छा, मतलब फ्लेक्सिबल रहो। हाँ, तटस्थ रहकर आप दूसरों को अपने पीछे आने पर मजबूर कर सकते हैं या उन्हें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह! तो ये नियम आपको एक तरह से भावनात्मक रूप से अलग और रणनीतिक रूप से लचीला रहने की सलाह देता है। किसी एक नाव पे पैर ना रखें। बिल्कुल, ये एक तरह से शक्ति के खेल में भावनात्मक टुकड़ी मतलब डिटैचमेंट और रणनीतिक लचीलेपन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का पाठ पढ़ाता है। तो हमने शक्ति के 48 नियम के कुछ मुख्य विचारों पर नजर डाली। छवि और प्रतिष्ठा का महत्व, दूसरों से व्यवहार करने की ठंडी रणनीतियां, योजना बनाने और दुश्मन से निपटने के कठोर तरीके, और अंत में खुद को बचाने के लिए निर्भरता बनाने और भावनात्मक दूरी रखने के नियम। ये वाकई इंसानी फितरत और सत्ता के खेल पर एक बहुत ही बेबाक और कभी-कभी परेशान करने वाला नजरिया पेश करते हैं। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि ये महज नियम नहीं है, बल्कि इतिहास और इंसानी बर्ताव के आधार पर किए गए अवलोकन है कि ताकत अक्सर कैसे काम करती है, कैसे हासिल की जाती है, कैसे इस्तेमाल होती है और कैसे बनी रहती है। बेशक ये विचार विवादास्पद हैं और कई नैतिक सवाल खड़े करते हैं, लेकिन ये हमें इंसानी रिश्तों और समाज के उन पहलुओं पर सोचने को मजबूर करते हैं जिन्हें हम शायद रोजमर्रा की जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। सही बात है। ये दिखाते हैं कि सतह के नीचे क्या खेल चल रहा हो सकता है। इन अंशों से एक आखिरी दिलचस्प विचार जो उभरता है वो है नियम 48, रूपहीनता अपनाएं, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। हाँ, ये नियम एक तरह से बाकी कई नियमों का सार भी लगता है ना? हाँ, ये कहता है कि अगर आपका कोई निश्चित आकार या तय योजना है तो दुश्मन उस पर हमला कर सकता है, वो आपकी रणनीति समझ सकता है। इसलिए पानी की तरह बनो, बिना किसी तय आकार के। हमेशा बदलते रहो, हालात के मुताबिक ढलते रहो। फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल। हाँ, ये स्वीकार करो कि कुछ भी पक्का नहीं है और कोई भी नियम हमेशा काम नहीं करता। सबसे अच्छी सुरक्षा है तरल और निराकार होना। इस पर सोचना दिलचस्प होगा कि आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में, जहां लचीलापन और अनुकूलन क्षमता इतनी जरूरी मानी जाती है, ये रूपहीनता का विचार कितना प्रासंगिक है। ये सोचने वाली बात है।